very good evening to all of you. Welcome to Shri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. Now what we will be covering today. There is a list in front of you that I'll be discussing in detail. And before moving forward, अगर आपको ये sessions अच्छे लगते हैं तो please mark your attendance by liking these sessions. You can share it with other friends and don't forget to subscribe to the channel as well. ठीक है. अब जो आज हमें कवर करना है मैं पहले आपको इसकी एक डिटेलिंग दे देती हूँ इन ब्रीफ, ताकि आप सेशन में जैसे जैसे हम प्रोसीड करें आप कनेक्ट कर पाए. दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर और अमेजन रेन फॉरेस्ट ट्राइब पिरिपुत्रा, तो ये ट्राइब का ही नाम है, इनकी बात करेंगे. ये पूरे आर्टिकल्स आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हैं. ठीक है. आज हिंदू में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है दैट इज रिगार्डिंग सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. ये क्या कहता है और ये आपका मीन्स का एक आर्टिकल है. मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी सो दैट यू आर एबल टू राइट. आप उसमें लिखने की कोशिश करना. जब एक बार मैं पूरा आपको सिनेरियो इस आर्टिकल का समझा दूंगी अच्छे से, तो क्वेश्चन दूंगी और उस क्वेश्चन में कैसे आप लिख सकते हो दैट ऑल्सो आई मेंशन. राइट, सो मेक श्योर दैट यू राइट एन आंसर. और आपको आज के पर्पल कलर में एक और हेडिंग दिख रही होगी, चंद्रयान 3 लैंडिंग. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और आज के बाद आपके डीएनए के अंदर जब भी आपको ऐसे पर्पल कलर का ऐसे टॉपिक दिखेगा हेडलाइन, दैट मीन्स वो एक चर्चा का विषय है. राइट, टॉपिक इन न्यूज दैट एवरीबडी, चाहे वो आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी के लिए कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो जब हम चर्चा की बात करते हैं ना, एक ऐसा विषय जो चर्चा का विषय होता है, जो जहाँ डिस्कशन इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके आसपास चल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए. एवरीबडी शुड नो दैट, मासेस के लिए. राइट, सो दैट इज दिस टॉपिक दैट विल बी इंक्लूडेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इन डीएनए. So I hope you are getting my point that this Chandrayaan 3 landing का टॉपिक हम इस तरीके से कवर करेंगे जैसे a topic in a very hot topic in news. So जब भी आपको एक पर्पल कलर का दिखेगा तो there is no color contrast. Red color is for editorials and purple color is for those topics that are for discussion, for चर्चा. ठीक है. So above this, these are the ऊपर जो articles हैं वो prelims oriented. So now without taking any time, I think we should simply start the session. और first of all, ये बहुत important बात, सेशन अच्छे लगते हैं तो please mark your attendance by liking these lectures. You can share it with other friends and don't forget to subscribe to the channel as well. ठीक है. So there you go with the first article. A strong case to restore Section 8 Clause 4 of the RP Act. It is written by the former Secretary General लोक सभा PDT आचार्य. बहुत अच्छे आर्टिकल्स इनके होते हैं. मेंस के आर्टिकल्स, मतलब मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो काफ़ी कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलता है. अब ये आर्टिकल के जो बैकग्राउंड है ना, वो बैकग्राउंड है राहुल गांधी जी की डिस्क्वालिफिकेशन जो हुई थी 2019 में. कांग्रेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी वॉज डिस्क्वालिफाइड ऑन बीइंग कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू 2 years imprisonment. कब? 2019 के अंदर. कौन से केस में? डिफेमेशन केस के अंदर, बिकॉज ऑफ हिज स्टेटमेंट जो उन्होंने दी थी दैट वाज कि मतलब जिनका मोदी सरनेम होता है, ही मेड अ कॉमेंट ऑन दैट. कुछ ऐसा था, मतलब वी डोंट वांट टू गो इनटू दैट. बट कहने का बात ये है कि दैट आर्टिकल वाज कम्प्लीटली, हमने न्यूज में काफी सबने देखा होगा, दैट वाज रिगार्डिंग दी, मतलब ओवरऑल we all know that disqualification of the Congress leader and the member of parliament Rahul Gandhi from Wayanad constituency. Right? अब ये सारा जो बैकग्राउंड है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसी आर्टिकल के लिए है. So in 2019, due to the defamation case, Indian National Congress Party's prominent politician Rahul Gandhi was disqualified. This disqualification was based on a legal provision, right, that was found in Representations of People Act 1951. अब इसके अंदर पहले तो आपको सेक्शन 8 क्लॉज 3 पता होना चाहिए. नाउ सेक्शन 8 क्लॉज 3 क्या कहता है? सेक्शन 8 क्लॉज 3 सिंपली
मतलब इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बताऊं, इट गोज फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब दी वन शुड बी डिस्क्वालिफाइड, एंड वो इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं करता, वो सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट रिवील दैट दी वर्ड्स देयर आर शेल बी डिस्क्वालिफाइड, और फिर वहां पर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है। ठीक है। नाउ काफी चीजें हैं जो आपको एक एक करके बताती हूँ। सेक्शन 8 क्लॉज 3 पता चल गया। Section 8 clause 3 simply goes for disqualification, and the moment that conviction and sentence of the member of legislature are announced by the trial court, his seat in the legislature shall fall vacant. Right, it was under article, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन बात ये है कि सेक्शन 8 क्लॉज 4 क्या कहता है। सेक्शन 8 क्लॉज 4 कहता है कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो, 3 मंथ का टाइम दिया जाता है। Are you getting my point? That is section 8 clause 4. Section 8 clause 4 basically of the RPA 1951 stated that disqualification takes effect only after 3 months have elapsed from the date of conviction. Are you getting my point? So 2 साल की imprisonment in the defamation case ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, 3 महीने का फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन पर्सन को 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। ड्यूरिंग दिस 3 month पीरियड द डिस्क्वालिफिकेशन दैट इज रिजल्टिंग फ्रॉम द कन्विक्शन डिड नॉट कम इनटू इफेक्ट। मतलब इट वाज ओनली फॉर जो 3 महीने का टाइम दिया जा रहा है, सो दैट द लेजिस्लेटर कुड अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन। राइट, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है इन विच जजमेंट, Lily Thomas versus Union of India 2013. Under this judgment, Supreme Court declared Section 8 Clause 4, this Section 8 Clause 4 of the RP Act as invalid. Court कहता है that Parliament had no power to grant an exemption to the sitting members of legislature from disqualification for a period of 3 months. मतलब that जो डिस्क्वालिफिकेशन है ड्यू टू कन्विक्शन वुड नॉट बी डिलेड बाय एन अपील प्रोसेस। डिस्क्वालिफिकेशन वुड कम इनटू इफेक्ट इमीडिएटली अपॉन द कन्विक्शन। कोई 3 महीने का टाइम नहीं होगा, इमीडिएटली डिस्क्वालिफिकेशन होगा। और यही हुआ था राहुल गांधी जी के केस के अंदर, डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएट इफेक्ट पे। राइट, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो ये कह रहा है वो रेफर कर रहे हैं आर्टिकल 102 क्लॉज 1 को। वो कहते हैं आर्टिकल 102 क्लॉज 1 कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। आर्टिकल 102 क्लॉज 1 कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है, कोई डिफरेंशिएट बेसिकली इस केस के अंदर नहीं करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आर्टिकल 102 क्लॉज 1 जो है, जिसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरियाज हैं, तो वो बोलते हैं चाहे वो सिटिंग मेंबर हो, चाहे वो कैंडिडेट हो, वो सबके लिए सेम है। राइट, तो यहां पर राइटर कहते हैं कि जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 है इसको रिस्टोर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो लीडर्स हैं, राइट, उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो स्टेक पे आ जाता है। Are you getting my point? And he refers to Article 103 also. Are you getting my point? जिसके अंदर सवाल तो पहले ये होता है ना, आर्टिकल 103 के अंदर एक तो मतलब आप मतलब राइटर कह रहे हैं आप डिफरेंशिएशन हो सकता है, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है, इट इज द प्रेसिडेंट हु शेल डिस्क्वालिफाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये वो उनको रेफर कर रहे हैं कि एक तो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनका पूरा करियर हो जाता है, दैट कम्स अंडर स्टेक, और दूसरा प्रेसिडेंट is the role of the president who decide if the legislator is disqualified under the rules or not. Right? So ये उन्होंने रेफर किया है। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है, अब मैं इस ओवरऑल आर्टिकल की क्रक्स बताऊं तो आपको सेक्शन 8 क्लॉज 3 पता होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 8 क्लॉज 3 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन की बात करी हुई है।
2 साल की जेल की बात करी हुई है। सेक्शन 8 क्लॉज 4 के अंदर होता है कि सेक्शन 8 क्लॉज 4 क्या है वो आप बता दो, राइट। सेक्शन 8 क्लॉज 4 के अंदर 3 मंथ का टाइम दे दो फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन सो दैट द वन कैन अपील। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड करार कर दिया इन विच जजमेंट, लीली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या रेफर किया सुप्रीम कोर्ट ने? आर्टिकल 102 क्लॉज 1। राइटर क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने राइटर ने आर्टिकल 103 को रेफर किया और यहाँ पे साथ ही साथ कि प्रेसिडेंट का रोल जो है वो यहाँ मेंशन किया। तो यहाँ से सवाल बनता है मेंस में, व्हाट आर द वेरियस इश्यूज पर्टेनिंग टू सेक्शन 8 क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। क्या आप सोचते हो, डू यू थिंक that the restoration of section 8 clause 4 of representation of people act 1951, इतना सारा मैंने बोल दिया बट सिंपल सी बात यह है, do you think that restoration of section 8 clause 4 can serve as a sort of fix for the aforementioned issues? Examine 250 words में. So basically this article overall argues restoring the original intent of section 8(4)(a) क्योंकि अगर कोई unnecessary disqualification हो रहा है so it can prevent that. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 8 clause 3 की importance and the issues in it and the restoration of 8 clause 4. राइट, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छा सा आंसर लिख पाए. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक चर्चा का विषय जिसकी मैं बात कर रही थी. चंद्रयान 3 लैंडिंग, लाइव अपडेट्स, इसरो रेडी टू इनिशिएट ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस. 40 दिन की जर्नी के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, इसरो's चंद्रयान 3 मिशन इज नाउ प्रिपेयरिंग टू लैंड. इफ ऑल गोज वेल, विक्रम लैंडर जो है वो लैंड करेगा, राइट, एंड इट विल मेक अ सॉफ्ट लूनर लैंडिंग शाम को आज 6 बजे. तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं अभी नहीं है, ऑब्वियसली ये शाम को 6 बजे जो भी होता है तो इंडिया के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन होगा, राइट. तो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. अगर ये मिशन सक्सीड कर जाता है आज शाम को 6:04 पे, सबकी नजरें वहीं होंगी. सो इंडिया विल ज्वाइन द क्लब ऑफ कंट्रीज दैट हैव मैनेज्ड टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून. अब ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या है मैं सब बता दूंगी. सो फार इस क्लब के अंदर 3 मेंबर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन एंड चाइना. रशिया ने अपना पहला अटेम्प्ट किया टू लैंड ऑन द मून सिंस 1976 विद लूना 25 मिशन. जो चंद्रयान 2 के केस में हुआ था वही अभी लूना 25 के केस में हुआ है, राइट. सो मतलब लूना 25 वाज एमिंग टू बिकम द फर्स्ट मिशन टू लैंड ऑन द मून साउथ पोल, बट हुआ नहीं ऐसा अनफॉर्चुनेटली, राइट. अब लूना 25 crashed into the lunar surface, ending the mission in the failure. अब चीजें और ज्यादा हो जाती हैं, नजर पड़ जाती है चंद्रयान 3 के ऊपर कि चंद्रयान 3 किस तरीके से अब लैंड करता है, क्या होगा क्या नहीं होगा. सॉफ्ट लैंडिंग मतलब होता है, इट रेफर्स टू कंट्रोल्ड descent and landing of the spacecraft on the lunar surface without damaging the vehicle or its equipment. और ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है ड्यू टू द मून्स लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, और एक बहुत प्रिसाइज नेविगेशन और कंट्रोल चाहिए रहता है. सबको पता है चंद्रयान 2 2019, राइट. हम वेट कर रहे थे अब चंद्रयान 3 का, आज के दिन का. सो चंद्रयान 2 सिमिलरली हैड अ मॉड्यूल विक्रम that was supposed to make a soft landing near the moon south pole. Unfortunately, Vikram lander lost the communication with the ground control and it crash landed. Soft landing नहीं हुई थी on the moon surface. 2019 की बात है, सितंबर की. Despite this setback, जो orbiter component था चंद्रयान 2 का, it continued to function, gather valuable scientific data from the lunar orbit, right? So ओवरऑल इस रेस के अंदर टू अचीव अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोल इज अ टेस्टामेंट टू द कॉम्प्लेक्सिटीज, डिफिकल्टीज ऑफ स्पेस. हर एक अटेम्प्ट चाहे वो सक्सेसफुल हो चाहे वो नहीं हो, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कलेक्टिव नॉलेज. चाहे आप अब यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो नहीं हो, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन किस में जा रहा है? कलेक्टिव नॉलेज में, राइट. अब सवाल एक उठता है, why ISRO wants to explore the lunar south pole? That is a very big question. इसका भी जवाब है. See,
पोलर रीजन ऑफ द मून, जब हम साउथ पोल की बात कर रहे हैं, इट मे बी इनहॉस्पिटेबल फॉर लॉन्ग टर्म ह्यूमन मिशंस, क्योंकि देयर इज एक्सट्रीम कोल्ड, लैक ऑफ सनलाइट एंड दे होल्ड बट ग्रेट साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, पोटेंशियल फॉर एक्सप्लोरेशन. इसरो का जो इंटरेस्ट है इन लैंडिंग नियर द मून साउथ पोल इज बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कवरिंग फ्रोजन वाटर आइस इन दिस रीजन. वाटर इज अ क्रिटिकल रिसोर्स फॉर फ्यूचर लूनर एक्सप्लोरेशन. अगर एक बार हो जाए, सो फाइंडिंग वाटर ऑन द मून कुड रिड्यूस द नीड टू ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम द अर्थ, मेकिंग फर्दर मिशंस मोर सस्टेनेबल. और साथ ही साथ जो पोलर रीजन है मून का, दे आर यूनिक इन दैट दे कंटेन, मतलब नो सनलाइट, परमानेंटली शेडोड रीजन्स, एरियाज दैट हैव नेवर रिसीव डायरेक्ट सनलाइट. मतलब ये जो शेडोड रीजन्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड and any water molecule that migrate there are likely to remain frozen. So exploration of these regions would provide you the concrete evidence of the presence of water ice on the moon. और उसी के साथ साथ यहां पर extreme cold और यही lack of geological activity means materials trapped there would have remained relatively undisturbed over the time. तो उसके चलते अगर आप उन मटेरियल्स को स्टडी करोगे, इट विल गिव यू एन इंसाइट इनटू द अर्ली सोलर सिस्टम. इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाट प्रोसेस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मून, और काफी चीजें दैट प्रिवेल्ड ड्यूरिंग इट्स अर्ली हिस्ट्री, राइट. सो दैट इज व्हाई इसरो वांट्स टू एक्सप्लोर द लूनर साउथ पोल. ठीक है. सो ये था एक चर्चा का विषय जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ऐसे और डिस्कशंस हम करते रहेंगे इन्हीं सेशंस के अंदर ही. आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इन दिस सिंगल सेशन एवरीथिंग विल बी डेल्ट इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द आर्टिकल जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है. अब उस पर चलते हैं. ठीक है. नाउ द फर्स्ट आर्टिकल दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू, एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर है ऑफ ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन. अब रिसेंटली दिस गार्डन, अगर कोई विजिट करा है श्रीनगर या कोई श्रीनगर से है तो मतलब सबको ही पता होगा, बट अदरवाइज एवरीबडी नोज, राइट. इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर. इट गॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एशियाज बिगेस्ट park and entered the World Book of Records as Asia's largest park. बहुत ही सुंदर. आप देखो कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स है ना. पिक्चर जब दिमाग में कैद हो जाती है तो फिर आसान हो जाएगा समझना. इसको पहले मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बोला जाता था, ट्यूलिप गार्डन को ही. ये लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है एशिया के अंदर, 30 एकड़ के एरिया पे स्प्रेड है. और जबरवन रेंज जो है, इट इज सिचुएटेड ऑन द फुटहिल्स ऑफ दैट रेंज. ये इंपॉर्टेंट है रेंज का नाम, विद एन ओवरव्यू ऑफ डल लेक. द गार्डन वॉज ओपन इन 2007, जिसका एम था टू बूस्ट फ्लोरिकल्चर एंड टूरिज्म इन कश्मीर वैली. द गार्डन इज बिल्ड ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ 7 टेरेसेस. अलग अलग वेराइटीज है फ्लावर की, डेफोडिल्स, रोजेस, राइट. 48 वेराइटीज ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स आते हैं. और एक ट्यूलिप फेस्टिवल भी होता है हर साल, एनुअल सेलिब्रेशन होती है टू शोकेस द रेंज ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन एज अ पार्ट ऑफ टूरिज्म एफर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एंड ये जो ऑर्गेनाइज होता है स्प्रिंग सीजन का जब ऑनसेट होता है कश्मीर वैली में, जो बहुत सुंदर होता है, वैसे ही बहुत सुंदर है. लेकिन ऑब्वियसली जब चीज़ें खिल उठती हैं तो दिस फेस्टिवल हैपन्स, राइट. सो ये आपको ध्यान में रखना है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू हैव इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी recently signed a performance focused MOU. किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ. हमारे लिए थोड़ा सा IREDA के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है. एक मिनी रत्न NBFC है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. 1987 के अंदर इट वॉज एस्टेब्लिश एन NBFC, एक पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी. सेक्शन 4 क्लॉज A ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956, REDA हैज बीन नोटिफाइड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर दिस एक्ट. ये किस में एंगेज्ड है? प्रमोटिंग, डेवलपिंग, एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप द प्रोजेक्ट दैट आर रिलेटेड टू न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसका मोटो क्या है? एनर्जी फॉर एवर.
So basically it is like a special bank. It is a special type of company that's controlled by the government, was set up in 1987. एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सपोर्ट करता है, पैसे देता है फॉर द प्रोजेक्ट्स जो ये बिजली क्रिएट करते हैं, एनर्जी दैट आर यूजिंग क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्सेस. सबको ही पता है क्या होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, दैट एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम सोर्सेज लाइक सन, विंड, वाटर. सो दिस एनबीएफसी हेल्प द प्रोजेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी. राइट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लेट मी शो यू. टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑब्वियसली अभी यही बात कर रहे थे, टू द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, राइट, that are going for energy efficiency, conserving the energy, and to maintain its position as a leading organization by providing efficient and effective financing for renewable energy. तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है. ऑब्वियसली फाइनेंशियल सपोर्ट देना. पैसा कहाँ से जनरेट करता है? जो आप प्रोजेक्ट में दे रहे हो वहां से जो इंटरेस्ट आता है, राइट. साथ में बोरिंग भी, रेजिंग फंड फ्रॉम द मार्केट. तो यहां से IREDA जनरेट्स इट्स रेवेन्यू. अगला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश. क्यों? क्योंकि इट इज बेसिकली इन न्यूज बिकॉज ऑफ अ स्टेट ऑन हाइड्रो पावर जाइंट NHPC recently inked an initial pact to construct railway siding for a 2880 megawatt दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. आपके लिए एक होमवर्क है. एक होमवर्क है, मेंस का आंसर लिखना है. एक ही क्वेश्चन दिया है, अच्छे से लिखना, दिल से लिखना, पूरी शिद्दत से. गलत हो सही हो मैटर नहीं करता, लिखना जरूर. दूसरी बात दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट मेक श्योर दैट ये जो रिवर है, मैं आपको बताऊंगी अभी, वो आप मैप में जरूर देख लेना. अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बिना मैप में देखे हो सकती हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा गलत लगता है. अनटिल एंड अनलेस अगर आप चीज़ें मैप में नहीं देखोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. तो जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है उसको प्लीज़ पूरे दिल से करो. 5 मिनट लगते हैं हार्डली चीज़ों को मैप में देखने में. रिवर को मैप में देख लिया, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन हैं, जैसे कि अभी ड्रिलिंग की बात थी, ऑफशोर ड्रिलिंग की नॉर्थ सी में. मैं उम्मीद कर रही हूँ यहाँ पर आपने जरूर देखा हो नॉर्थ सी को मैप में. अगर नहीं देखा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट. सो डू दीज थिंग्स. साथ साथ जो जो होमवर्क मिल रहा है उसको करते जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. जैसे कि अब ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इट इज अ फ्लड कंट्रोल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट. दिबांग रिवर पे है जो ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, अरुणाचल प्रदेश में है. इसकी कैपेसिटी देख लो, 2880 मेगावाट की कैपेसिटी है. कंट्रीज बिगेस्ट हाइड्रो पावर फैसिलिटी. और साथ में यहाँ पर एक मतलब ये जो प्रोजेक्ट है इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय NHPC. 278 मीटर हाई, 370 मीटर लॉन्ग, और पीछे रिजर्वॉयर जो लेक होगी 43 किलोमीटर लॉन्ग, कैपेसिटी 3.85 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की. बेसिकली ये सारी बातें तो फीचर्स की आ जाती हैं. दिबांग रिवर के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है. अपस्ट्रीम ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, अरुणाचल प्रदेश और असम से बहती है. और किया पास जो है ऑन द इंडो चाइनीज बॉर्डर, वहां इसका ओरिजिन है. वेरी इंपॉर्टेंट ओरिजिन, राइट, इन द अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. सीसर, मथुन, दिरी, इमरा, तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है. मिशमी हिल्स आर फाउंड अलोंग द अपर कोर्स ऑफ दिबांग रिवर. मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द मैप. देन यू हैव Piripukra found in Brazil, an Amazon rainforest tribe, the last survivors. Nomadic tribe है, इधर से उधर, राइट. मॉडर्न लाइफस्टाइल नहीं, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल वैसे जीना चाहते हैं. They live in a place that is Mato Grosso in Brazil. These people are special because they move from one place to another, means they are nomadic. Traditional way of life, they want to keep that and they want to stay away from the modern world. But अभी they are facing a lot of problems because deforestation हो रहा है, resource extraction के चलते encroachment हो रहा है. This is not good for their way of life. The land where they live has been in danger because of deforestation, taking resources from the land.
मैप में आज देखोगे अमेजन रेन फॉरेस्ट को, अगल बगल क्या लगता है, लार्ज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये, अमेजन रिवर सबको ही पता है। इट कंप्राइजेज ऑफ 40% ऑफ द ब्राजील्स टोटल एरिया, ये मैप में देखना है। एंडीज माउंटेन टू द वेस्ट, गिना हाईलैंड टू द नॉर्थ, ब्राजीलियन सेंट्रल प्लेटू एंड अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट. So make sure that you look out these things in map, right? These are very important things. This was it for today. I hope you enjoyed this session. I hope you learned. And for all these videos, क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.